हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी से भारतीय शासकों को सेना की आपूर्ति करने वाली सहयोगी सेना में बदल गए और कैसे उन्होंने विलय नीति लागू करके कुशासन के नाम पर भारतीय क्षेत्रों पर शासन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने अपना स्वयं का शासन मॉडल और न्यायिक प्रणाली स्थापित की थी और यह विश्वास करना शुरू कर दिया था कि वे भारतीयों से श्रेष्ठ हैं और आसानी से भारतीय महाद्वीप पर शासन कर सकते हैं। एक नए प्रशासन की स्थापना 1772 से वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन के तहत औपनिवेशिक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा न्याय की एक नई प्रणाली स्थापित की गई थी। उन्होंने 1773 से 1785 तक इंडियन कॉलोनी के गवर्नर के रूप में कार्य किया। न्याय की नई प्रणाली में दो अदालतें थीं, एक आपराधिक अदालत जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता था और दूसरी नागरिक अदालत जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था। मौलवियों और पंडितों ने दीवानी अदालतों की अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय जिला कलेक्टरों के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या की। हालांकि आपराधिक अदालतें अभी भी एक काजी, जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता है, और एक मुफ्ती, जिन्हें मुस्लिम समुदाय का न्यायविद कहा जाता है, जो काजी द्वारा घोषित कानून में संशोधन करने के लिए जिम्मेदार थे, द्वारा शासित होते थे। एक बार जब इन अदालतों ने अपनी प्रथाएं शुरू की तो एक भ्रम की स्थिति आ गई जब विभिन्न क्षेत्रों के पंडितों ने धर्मशास्त्र की अपनी समझ के आधार पर अलग अलग व्याख्याएं देना शुरू कर दिया। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए 1775 में 11 पंडितों के एक संघ को हिंदू कानूनों की एक पुस्तक या डाइजेस्ट तैयार करने के लिए कहा गया। इसी प्रकार 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लाभ के लिए और न्यायिक प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए मुस्लिम कानूनों की संहिता भी संकलित की गई थी। इस समय तक भारतीय जिले एक कलेक्टर द्वारा शासित होने लगे। वो न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगाओं की मदद से अपने जिले में राजस्व, कर एकत्र करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। यहीं पर भारत में जिला कलेक्टर की आईएएस की स्थिति तैयार की गई। आज हम सभी एक आईएएस अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट की स्थिति से परिचित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कलेक्टर के अधीन कानून और व्यवस्था के प्रबंधन की यह प्रक्रिया भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। कंपनी की अपनी सेना। हालांकि भारत में औपनिवेशिक शासन ने प्रशासन सुधार के नए तरीके पेश किए, फिर भी इसकी शक्ति इसकी सैन्य ताकत पर आधारित थी। सेना में घुड़सवार सैनिक और पैदल सेना शामिल थी जो तीरंदाजी और तलवारों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित थे। ये सेनाएं युद्ध के इन पारंपरिक तरीकों से लड़ने में सहज थीं। हालांकि 18वीं शताब्दी में अवध और बनारस जैसे मुगल उत्तराधिकारी राज्यों ने स्थानीय किसानों की भर्ती करना और उन्हें यूरोपीय फैशन में आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती के लिए इसी तकनीक को अपनाया और इसे सिपाही कहा। 19वीं सदी की शुरुआत में युद्ध तकनीक बदल गई और कंपनी की सेना में गिरावट का अनुभव हुआ। 1820 में कंपनी की सेना बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रही थी, जहां सैनिक कस्तूरी, सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, और मैचलॉक, एक प्रकार की बंदूक जिसमें पाउडर को माचिस की डिब्बी से जलाया जाता था, से लैस थे। सेना में सैनिकों को कुशल बनाने की आवश्यकताओं को देखते हुए अंग्रेजों ने यूरोपीय शैली के प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन के अधीन एक सामान्य प्रशिक्षण संस्कृति शुरू की। हालांकि सामान्य अनुशासन और प्रशिक्षण की संस्कृति का सैनिकों द्वारा अधिक स्वागत नहीं किया गया क्योंकि नए सुधार हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए धार्मिक बलिदानों के साथ आए। ये धार्मिक बलिदान भी 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण थे, जिसे सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह करके आंशिक रूप से प्रज्वलित किया था। हम इसके बारे में बाद के पाठों में सीखेंगे। निष्कर्ष के रूप में 19वीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को बंगाल में स्थापित एक छोटी व्यापारिक कंपनी से क्षेत्रीय औपनिवेशिक शक्ति में बदल लिया था। इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे परिवर्तन और प्रगति हुई। उन्होंने भाप इंजन वाली रेलगाड़ियां भी शुरू की, जिससे उन्हें कुछ हफ्तों में लंबी दूरी तय करने में मदद मिली,
जहां जहाज़ों के माध्यम से यात्रा करने में महीनों लग सकते थे। 1857 तक कंपनी ने लगभग 63% भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 78% आबादी पर शासन किया। शेष क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। एक तरह से लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था।